अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स एंड माय सब्सक्राइबर्स, आज की हमारी जो नई वीडियो है उसका टाइटल है वीटो पावर। तो बुनियादी तौर पे वीटो पावर जो है अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो दूसरा बुनियादी इदारा है सलामती कौंसल, सिक्योरिटी कौंसल जो है उसके मुस्तकिल अरकान का एक मुनफरद अख्तियार है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया के ऊपर जो है गलबा हासिल है, बरतरी हासिल है, या पूरी दुनिया के मतलब फ़ैसला करने का अख्तियार हासिल हो गया है। तो आज अक़वाम मुत्तहिदा का जो दूसरा बुनियादी इदारा है सलामती कौंसल, सिक्योरिटी कौंसल, तो आज उसके खुसूसी अख्तियार के हवाले से बात करेंगे। एंड विच पावर इज़ कॉल्ड वीटो पावर। तो वीटो पावर क्या है, इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और आलमी सियासत के ऊपर इस वीटो पावर के क्या असरात मुरतब होते हैं, और ये जो वीटो पावर है ये किस हद तक जो है आलमी मसाइल को हल करने में कामयाब हुआ है, या इनसे आलमी मसाइल के अंदर जो है और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इसके हवाले से जो है वो बात करेंगे। लेकिन मुख्तसर तौर पर जान लीजिएगा कि वीटो पावर जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो दूसरा बुनियादी इदारा है सिक्योरिटी कौंसल, तो उसके जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं ये उनका एक मुनफरद अख्तियार है। वीटो मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिजेक्ट ए डिसीजन और प्रपोजल मेड ए लॉ मेकिंग बॉडी टू रिफ्यूज़ टू एडमिट और अप्रूव। तो वीटो पावर क्या है, वीटो पावर पे तो बाद में बात होगी, लेकिन लफ्ज़ वीटो जो है, द वर्ड वीटो क्या है, वीटो का लफ्ज़ी मतलब क्या है। वीटो मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो वीटो जो है बेसिकली किसी भी अदारे का, किसी फ़र्द का, किसी अथॉरिटी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो उसको आइन जो है फराहम करता है, जिसको इस्तेमाल करके ही कैन रिजेक्ट ए डिसीजन, वो किसी फैसले को रिजेक्ट कर सकता है, और प्रपोजल या किसी प्रपोजल को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, मुस्तरद कर सकता है, जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने बनाया हो। तो मुख्तसर तौर पे ये जान लीजिएगा कि वीटो से मुराद किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी अदारे का वो मुनफरद अख्तियार है जिसको इस्तेमाल करके वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, या लेजिस्लेचर जो है, उसके बनाए हुए किसी कानून को वो मुस्तरद कर सकता है। तो उस अख्तियार को जो है वीटो कहा जाता है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको दे दूं कि जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसे भी अख्तियार हासिल है कि वो अमेरिकन कांग्रेस जो है उसके बनाए हुए किसी कानून को मुस्तरद कर सकता है। तो अमेरिकन कांग्रेस के बनाए हुए किसी कानून को मुस्तरद करने का जो अमेरिकन सदर का जो अख्तियार है उसको वीटो ही कहते हैं। लेकिन यहाँ हम जो हैं हम अमेरिकन सदर के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ हम यूएनओ का जो दूसरा बुनियादी इदारा है सिक्योरिटी कौंसल, तो उसके मुस्तकिल अरकान के इस मुनफरद अख्तियार के हवाले से बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिजेक्ट ए डिसीजन और प्रपोजल मेड बाय लॉ मेकिंग बॉडी इज़ कॉल्ड वीटो। नेक्स्ट है टोटल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, मैं आपको बताता चलूँ कि यूएनओ जो है जिसका क़याम 24 अक्टूबर 1945 को अमल में आया था, तो उसके 6 बुनियादी इदारे हैं। एंड द सेकंड बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूएनओ इज़ सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहला उसका बुनियादी इदारा है जनरल असम्बली, और उसका दूसरा जो बुनियादी इदारा है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। और सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अरकान की इस वक्त जो है कुल तादाद जो है वो टोटल तादाद 15 है। लेकिन जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का क़याम अमल में लाया गया था, तो उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अरकान की कुल तादाद 11 थी, जिनमें 5 मुस्तकिल मेंबर्स थे और 6 मेंबर जो थे उसके गैर मुस्तकिल थे। लेकिन 1965 के अंदर जो है यूएनओ के मंशूर में एक तरमीम की गई, और इस तरह इसके अरकान की कुल तादाद बढ़ाकर जो है वो 15 कर दी गई थी। इस वक्त यूएनओ का जो दूसरा बुनियादी इदारा है जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अरकान की जो कुल तादाद है वो 15 है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 मेंबर जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं, यानी गैर मुस्तकिल अरकान। तो जो गैर मुस्तकिल अरकान हैं उनका इंतखाब 2 साल के लिए किया जाता है। तो टोटल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ आर परमानेंट मेंबर्स आर 5 एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स आर 10। तो टोटल 15 हैं, जिसमें से 5 मेंबर जो हैं वो
परमानेंट हैं और 10 मेंबर जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका इंतखाब 2 साल के लिए किया जाता है। 2 साल के बाद जो है वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, फिर नए अरकान का इंतखाब अमल में लाया जाता है। लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो मुस्तकिल मेंबर हैं, वो तब्दील नहीं होते और वो मुस्तकिल तौर पर जो है सलामती कौंसिल के अंदर उन्हें ये खुसूसी अहमियत जो है वो हासिल रहती है। और यही वो 5 मेंबर्स हैं जिन्हें वीटो पावर हासिल है, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद में भी बात करेंगे। द वीटो पावर इज़ प्रोबेबली द यूएनओ चार्टर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो वीटो पावर जो है बुनियादी तौर पे जो सलामती कौंसिल के 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 मुस्तकिल हैं और जो 10 मेंबर हैं वो नॉन परमानेंट हैं, गैर मुस्तकिल हैं, उनके दरमियान जो इम्तियाजी फ़र्क है, जो बुनियादी फ़र्क है, वो दरअसल वीटो पावर का है। क्योंकि जो परमानेंट मेंबर्स हैं दे इंजॉय द वीटो पावर और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें वीटो पावर हासिल नहीं है। वो जस्ट वोट कास्ट करते हैं, लेकिन वो कोई बड़ा फैसला कुन किरदार जो है वो अदा नहीं कर सकते। तो सलामती कौंसिल के जो मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान का जो बुनियादी फ़र्क है वो बेसिकली वीटो पावर का है। वीटो पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूएनओ का दूसरा बुनियादी इदारा है। जिससे मैंने कहा कि पहला बुनियादी इदारा जनरल असम्बली है और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएनओ का दूसरा बुनियादी इदारा है। लेकिन एक जुज़वी तौर पे ये भी बात सुनते जाइएगा कि एक मकतबा फ़िक्र ऐसा भी है, एक स्कूल ऑफ थाट ऐसा भी है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करता है और वह कहता है कि आने वाले वक्त में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम होनी चाहिए। तो वो लोग जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं वो यूएनओ को बड़ी अहमियत देते हैं और उनके नज़दीक अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम होती है तो यूएनओ का जो पहला बुनियादी इदारा है, जो जनरल असम्बली है, वो एक लेजिस्लेचर के तौर पे काम करेगी, वो वर्ल्ड पार्लियामेंट का काम करेगी और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव का काम करेगी। तीसरा जो है जो एग्जीक्यूटिव है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी काम करेगी। और उसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। तो सलामती कौंसिल के जो 5 मुस्तकिल मेंबर हैं उनमें से यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। तो इसमें आप देखें कि यूके है, उसके बाद यूएसए है और यूएसए के बाद जो है यूके और फ्रांस, इन दोनों का तल्लुक जो है वो वेस्टर्न यूरोप के साथ है और फिर चाइना और रशिया है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इन 5 ममालिक में से कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है, जबकि आलमी सतह के ऊपर मुस्लिम ममालिक की तादाद जो है वो 57 बताई जाती है। तो दुनिया के अंदर इंतहाई ज़्यादा अहमियत के जो मुस्लिम ममालिक हैं और 57 मुल्क हैं जो कीमती वसाइल से माला माल हैं, लेकिन आलमी सियासत के अंदर जो है उनको कोई किरदार नहीं दिया गया या उन्होंने कोई किरदार हासिल नहीं किया। तो इन 5 में से कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं है। ये बात जो है बड़ी दिलचस्प है। तो नेक्स्ट है वीटो पावर्स रेफर्स टू द पावर्स ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल टू वीटो एनी सब्सटेंसिव रेजोल्यूशन। तो क्या है वीटो पावर? बेसिकली क्या है वीटो पावर? सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका वो एक खुसूसी अख्तियार है जिसको इस्तेमाल करके वो सिक्योरिटी काउंसिल में पेश होने वाली किसी भी रेजोल्यूशन को जो है, किसी भी करारदाद को मुस्तरद कर सकते हैं। तो वीटो पावर बुनियादी तौर पे सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान का वो यूनिक और मुनफरद अख्तियार है जिसको इस्तेमाल करके वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो आलमी तनाज़ात के मतलब, आलमी मसाइल के मतलब या दीगर जो मामलात हैं उनके मतलब जो मुख्तलिफ वक्तन फ़क्तन रेजोल्यूशंस पेश होती हैं उनको मुस्तरद करने का जो अख्तियार है वो वीटो पावर कहलाता है। जिस तरह मसला कश्मीर को हल करने के लिए भी सलामती कौंसिल के अंदर वक्तन फ़क्तन करारदादें पेश होती रही हैं और उससे मुख्तलिफ मालिक जो हैं वो इंडिया के दबाव में आकर या इंडिया के कहने पे ऊपर या इंडिया की दोस्ती में आकर जो है वो उसको वीटो करते रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नोट ए परमानेंट मेंबर्स सब्सटेंशन और अब्सेंस डज नॉट प्रिवेंट ए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फ्राम बीइंग अप्रूव्ड। तो जब भी जनरल असम्बली के अंदर जब भी सलामती कौंसिल के अंदर जो है, सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर जब भी कोई रेजोल्यूशन पेश होती है और कोई मेंबर जो है वो उस इजलास के अंदर उसका बाइकआउट कर जाता है या उसके अंदर शरीक नहीं होता, तो इससे करारदाद की मंजूरी के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और
रायशुमारी से अगर कोई मेंबर लग रहता है तो वो वीटो शुमार नहीं होता। वीटो कब शुमार होता है कि जब वो प्रैक्टिकली आकर वोट कास्ट करता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। तो अगर जब वोटिंग हो रही हो, कोई मेंबर इजलास को अटेंड नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या है कि उसकी गैर हाज़िरी जो है वो वीटो शुमार नहीं होगी। तो इसका जो है इसमें थोड़ी सी लचक भी रखी गई है ताकि कोई मेंबर जो है अगर वो सियासी तौर पे जो है वो उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो उसको ही तहफ़्फ़ुज़ जो है दिया गया है, यानी उसको पाबंद नहीं किया गया कि हर सूरत में वो अपनी राय का इजहार करे। तो अगर वो चाहे तो अपनी राय का इजहार कर सकता है और चाहे तो अपनी राय का इजहार ना भी करे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और सलामती कौंसिल में जो फ़ैसले हैं वो कसरत राय से किए जाते हैं। तो 9 की अक्सरियत से जो है वो फ़ैसले किए जाते हैं, यानी सलामती कौंसिल में जो भी जो है फ़ैसला पेश होगा तो उसके मतलब जो मामलात होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि किसी भी कोई भी फ़ैसला करने के लिए 9 वोट जो हैं वो दरकार होते हैं, और उन 9 वोट में से 5 परमानेंट मेंबर का होना ज़रूरी होता है। अगर उसमें से कोई 5 परमानेंट मेंबर में से कोई एक वीटो कर देता है, उसको मुस्तरद कर देता है, तो फिर वो फ़ैसला नहीं होगा। तो 5 परमानेंट मेंबर का होना ज़रूरी है और बाकी जो 10 मेंबर हैं उनमें से 4 का होना जो है वो ज़रूरी है, तब कहीं जाकर जो है करारदाद जो है वो मंजूर होती है। तो पाँचों मुस्तकिल अरकान का एक ना एक वक्त में अपने हक, और जो पाँचों ये जो मुल्क हैं जो मैं अभी बात कर रहा था, तो बात जो है थोड़ी सी तब्दील होगी। तो जितने भी मालिक हैं, ये जो 5 मालिक अभी मैंने आपको नाम बताया, USA है, UK है, फ्रांस है और चाइना है, रशिया है, तो ये पाँचों जो हैं वक्तन फ़क्तन वीटो पावर जो है इस्तेमाल कर चुके हैं। मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल जो है वो किया है। तो आइए देखते हैं कि किस मुल्क ने कितनी बार वीटो पावर इस्तेमाल किया। फ्राम 1946 टू 2004, 1946 से लेकर 2004 तक रशिया यूज्ड 120 टाइम्स, USA 80 टाइम्स और 77 टाइम्स यूके हाँ ठीक है, एंड फ्रांस 18 टाइम्स एंड चाइना यूज्ड ओनली 5 टाइम्स वीटो पावर। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो रशिया जो है उसने सबसे ज़्यादा वीटो पावर इस्तेमाल किया है और उसने 122 बार जो है मुख्तलिफ रेजोल्यूशन को जो है वीटो किया है, और USA जो है उसने 80 बार किया है, जबकि UK जो है उसने 32 टाइम्स किया है, जबकि फ्रांस जो है उसने 80 टाइम्स और चाइना जो है उसने ओनली 5 टाइम्स। तो सबसे कम जो है वीटो पावर जो है चाइना की तरफ से इस्तेमाल की गई है और सबसे ज़्यादा जो है वो रशिया की तरफ से इस्तेमाल की गई है। इसलिए अगर तंज़िया तौर पे कहा जाए तो रशिया को जो है सबसे ज़्यादा वीटो इस्तेमाल करने पर गोल्ड मेडल जो है देना चाहिए, और यू ने जो है उसको जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर पोजीशन जो है उसने हासिल की है। लेकिन वीटो का इस्तेमाल जो है ये पॉजिटिव भी बाज़ का होता है और बाज़ का जो है इसका असर जो है नेगेटिव भी होता है। एक्सपेक्टेड मेंबर्स, न्यू मेंबर्स, जर्मनी, तुर्की, इंडिया, सऊदी अरब। तो वो तो हो गया कि कौन से परमानेंट हैं और कौन से नॉन परमानेंट हैं। बहुत से मालिक जो हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर जो है के तौर पे लिया जाए और उन्हें भी वीटो पावर हासिल हो। तो जो एक्सपेक्टेड मेंबर्स हैं, जो मुतवक्को रियासतें हैं जो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल के अंदर जो है वो वीटो पावर हो सकती हैं, तो उसमें जर्मनी है, उसमें तुर्की है, इंडिया है, सऊदी अरब है। तो ये मुल्क जो हैं ये इस कोशिश में हैं कि वो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल के अंदर जो है सलामती कौंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे जो है लिए जाएँ। तो जहाँ तक जर्मनी का तल्लुक़ है, तो अगर देखा जाए तो जर्मनी काफ़ी हद तक जो है जो वीटो पावर की जो शराइत होती हैं, जो मेरिट है वीटो पावर बनने का, तो उसको काफ़ी हद तक जो है मीट करता है। लेकिन सियासी एतबार से देखा जाए तो अमेरिका जो है उसके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होगी कि जर्मनी जो है जो यूरोप के अंदर वाक़या है, तो अगर जर्मनी को वीटो पावर मिलती है तो ज़ाहिर है फिर यूरोप का जो पल्ला है वो भारी हो जाता है। फिर यूरोप के मगरबी यूरोप जो है उसमें से 3 मुल्क जो हैं बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जो हैं वो वीटो पावर बन जाएंगे। इससे अमेरिका को जो है मसैल पैदा हो सकते हैं। इस तरह जो है जहाँ तक तुर्की का तल्लुक़ है, तो तुर्की जो है यकीनन जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सलाहियतें पाई जाती हैं और वो इस वक्त जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जो है आलमी सियासत के अंदर सुख भी हासिल कर रहा है। लेकिन ये भी जो है बड़ी ताकतों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा कि एक मुस्लिम रियासत जो है वो वीटो पावर बने। तो इसके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होगी वो तुर्की का एक मुस्लिम रियासत होना है, और यही इशू जो है वो सऊदी अरब का भी है। जहाँ तक इंडिया का तल्लुक़ है, तो इंडिया जो है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है UNO का परमानेंट मेंबर बन सके।
क्योंकि अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बनता है तो उसमें भी कुछ सियासी इश्यूज़ भी हैं और कुछ प्रैक्टिकल भी हैं। सियासी इश्यूज़ ये हैं कि फिर ताकत तवाज़ुन जो है उसका जो झुकाव है वो एशिया की तरफ हो जाएगा। ऑलरेडी बर-ए-आज़म एशिया के दो अहम ममालिक चाइना और रशिया जो हैं वो सलामती कौंसिल के मेंबर हैं। और अगर इंडिया भी सलामती कौंसिल का मेंबर बन जाता है, परमानेंट मेंबर बन जाता है, तो फिर भी जो है जो एशिया है, बर-ए-आज़म एशिया जो है, इसमें जो है वो काफ़ी हद तक असर रसूख हो जाएगा और ये चीज़ भी बिग पावर्स के लिए, अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जो जनरली हम बात करते हैं कि कौन सी रियासतें सलामती कौंसिल की मेंबर बन सकती हैं और कौन सी नहीं बन सकती, तो सलामती कौंसिल का मेंबर बनने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें से 2-4 कुछ इस तरह हैं कि ऐसी रियासतें ही सलामती कौंसिल की मेंबर बन सकती हैं जो अपने तनाज़ात को हल करने की सलाहियत रखती हों और वहाँ पे जो है वहाँ पे उनको उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो, इतनी उसके अंदर ताकत हो, इतना उसका असर रसूख हो कि वो अपनी हमसाया रियासतों के साथ उसके अच्छे तल्लुकात हों, उसके बाउंड्री जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ना हो और वो तनाज़ात को हल करने की सलाहियत रखती हों, चाहे वो विद इन स्टेट्स हों, चाहे वो क्रॉस द बॉर्डर हों। तो जो इंडिया है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है कि वो आलमी तनाज़ात को जो है वो डिस्कस कर सके या आलमी तनाज़ात के अंदर को मौसर किरदार अदा कर सके, क्योंकि इंडिया जो है उसके पाकिस्तान के साथ बहुत सारे तनाज़ात चल रहे हैं, उसके चाइना के साथ तनाज़ात चल रहे हैं, उसके दीगर जो नेपाल है, श्रीलंका है, उसके जो हमसाया रियासतें हैं उसके सब के साथ किसी न किसी हैसियत से तनाज़ात चल रहे हैं और ख़ास तौर पे चाइना और पाकिस्तान के साथ उसके बड़े शदीद इख्तलाफात हैं। तो अगर एक मुल्क जो है वो अपने हमसाया रियासतों के साथ मसाइल को हल करने की सलाहियत नहीं रखता, तो वो कैसे हो सकता है कि उसको एक जो है वीटो पावर का रोल दे दिया जाए और वो वीटो पावर बन के बाद जो है आलमी तनाज़ात को उसने हल करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क होता है कि जब आप अपने ज़ाती तनाज़ात को हल नहीं कर सकते तो आप दूसरी आलमी बरादरी के, दूसरी दुनिया के तनाज़ात को कैसे हल कर सकते हैं। तो आप पूरे वज़न के साथ जो है ये काम नहीं कर सकते। इसलिए जो है इंडिया के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है कि उसके अपने ज़ाती तनाज़ात बहुत ज़्यादा हैं और अगर वो अपने ज़ाती तनाज़ात को जो उसके हमसाया रियासतों के साथ हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल है, श्रीलंका है और बांग्लादेश के साथ भी उसके मामलात हैं, तो जब वो ये मामलात को हल नहीं कर सकता तो फिर कैसे हो सकता है कि उसको एक ऐसा रोल दे दिया जाए कि वो आलमी तनाज़ात को हल करने के लिए अपना रोल अदा करे। तो इंडिया के हवाले से भी ऐसी सूरत है। दूसरा ये है कि जब इंडिया के हवाले से बात होती है तो पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान भी अपनी लॉबिंग करता है और पाकिस्तान के लिए भी ये बात किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं होगी कि इंडिया जैसा मुल्क जो है जिसके साथ उसके बड़े जो हैं तनाज़ात चल रहे हैं, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। लिहाजा पाकिस्तान जो है जब भी इंडिया के हवाले से बात होती है तो पाकिस्तान अपना पूरा रोल अदा करता है, बड़ी लॉबिंग करता है और जो उसके दोस्त रियासतें हैं, ख़ास तौर पर चाइना है और आजकल हमारे रशिया के साथ भी तल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं, तो उनके ज़रिए जो है वो इंडिया की इस कोशिश को है नाकाम बना देता है। दूसरा ये है कि देखें, एक जनरल सी बात है कि जो बिग पावर्स बैठी हुई हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, जो 5 बिग पावर्स हैं, जो 5 चौधरी मुल्क जो हैं, तो वो उनको ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती कि कोई नई रियासत जो है वो वहाँ पे आकर अपना रोल अदा करे। इंडिया के रास्ते में एक बड़ी रुकावट चाइना भी है, क्योंकि चाइना जो है वो ज़ाते खुद वीटो पावर है और चाइना असर रसूख भी रखता है। लिहाजा चाइना के लिए भी ये बात जो है वो इतनी मुनासिब नहीं है और उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगी कि इंडिया जो है उसको वीटो पावर हासिल हो। लेकिन अगर इंडिया जो है वो अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी करता है, अपने मामलात को तय करता है और अपने जो मसाइल हैं, कश्मीर के हवाले से मसाइल हैं, वो खालिस्तान के हवाले से जो है उसके मसाइल चल रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी लहदगी की तहरीकें भी चल रही हैं, तो अगर वो उनको मेरिट के ऊपर हल कर लेता है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करता है और पाकिस्तान और चाइना के साथ जो उसके मसाइल हैं, तो फिर जो है उसकी राह हमवार हो सकती है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया को ऐसा कोई फ़ैसला करेगा कि वो अपने तनाज़ात को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और यूएनओ की करारदादों के मुताबिक हल करे। तो जब तक वो ये सलाहियत हासिल नहीं कर सकता, उस वक़्त तक जो है इस बात का इम्कान भी नहीं है। तो नेक्स्ट है विच कैन बिकम ए वीटो पावर। तो इसके ऊपर मैंने अभी सारी बात कर दी है
कि कौन सी रियासत जो है वो वीटो पावर बन सकती है। ऐसी रियासतें ही वीटो पावर बन सकती हैं जो अपना दिफा करने की सलाहियत रखती हों और जिनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग हो और वो अपनी हमसाया रियासतों के साथ उसके कोई बाउंड्री क्लैश ना हो, और अगर उसके बाउंड्री क्लैश हो तो उन क्लैश को हल करने की सलाहियत भी रखती हो, तो ऐसी रियासतें ही जो हैं वो वीटो पावर बन सकती हैं। क्योंकि वीटो पावर बनने के बाद उसने आलमी सियासत के अंदर एक फ़ैसला कुन किरदार अदा करना होता है। तो जब वो अपने ज़ाती मसाइल को हल करने की सलाहियत नहीं रखती, अपनी हमसाया रियासतों के साथ मसाइल को हल करने की सलाहियत नहीं रखती, तो वो कैसे हो सकता है कि उसको एक ऐसा रोल दे दिया जाए कि वो आलमी तनाज़ात को हल करेगी। तो लिहाजा किसी भी रियासत के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब तक उसके अंदर इतनी सलाहियत ना हो, इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो अपने तनाज़ात को ख़ुद हल कर सके या बैनुल-अक़वामी क़वानीन का वो एहतराम भी करती हो, तो उस वक्त तक जो है उसका परमानेंट मेंबर बनने का इम्कान जो है नहीं होता। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। और यहाँ पे हम आपसे इजाज़त लेते हैं ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आजकल जिस तरह की सूरत हाल है, जैसा कि आपको इल्म है कि जो कोविड-19 है वो एक बार फिर जो है उसका थर्ड अटैक जो है वो हो रहा है और बहुत सारे मालों इससे मुतासर हो रहे हैं। आप सब से यही दरख्वास्त है कि आप SOPs का ख्याल रखा करें और अपने ना सिर्फ ख़ुद SOPs का ख्याल रखें, बल्कि जहाँ कहीं आपका हल्का अहबाब है, आप जहाँ कहीं काम करते हैं, चाहे आप फैमिली में हैं और सोसाइटी में हैं या किसी इदारे में हैं, वहाँ भी जो है आप चूँकि ज़िम्मेदार लोग होते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, लिहाजा आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इन बातों का ख्याल रखें। तो ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है बल्कि माशरे के दीगर अफराद का भी ख्याल रखना है, अपना रोल अदा करना है। तो ढेर सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमको इस कुदरती आफत से महफूज रखे, हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।